हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनईपी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर आप इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी 2020, इसके बारे में एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं और ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, एमसीक्यूज़ का सेकेंड पार्ट है एनईपी से रिलेटेड एमसीक्यूज़। इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं, तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। अगर वो पहला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस पहले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का एक पार्ट कर चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ये आपके EMRS एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एनईपी। ठीक है, ये जो एनईपी है वो आपके जो EMRS एग्ज़ाम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा ये जो है आपके सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में काम देगा। तो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो एनईपी का चैप्टर है वो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स के हर एग्ज़ाम्स में आपको एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस नज़रिए से ये ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह से टीचिंग से रिलेटेड नए नए अपडेट्स और टीचिंग से रिलेटेड तैयारी से वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 को 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। क्या वो कर्नाटक है, क्या वो छत्तीसगढ़ है, क्या वो उत्तर प्रदेश है या फिर क्या वो महाराष्ट्र है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं अपना ज्ञान परखने के लिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक वो पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को अपने राज्य में लागू किया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। ठीक है, कि तो आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 10%। तो पॉज करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6%। ठीक है, तो जो 6% है, तो नई शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 6% हिस्सा खर्च करने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। तो वोकेशनल कोर्स का मतलब आपको पता होगा। वोकेशनल कोर्स का यहाँ पर मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिससे व्यवसाय के लिए उसकी तैयारी की जा सके। तो व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू कर दिए जाएंगे। ऑप्शन ए है कक्षा 5 से, ऑप्शन बी है कक्षा 6 से, ऑप्शन सी है कक्षा 10 से और आपका ऑप्शन डी है कक्षा 12 से। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कक्षा 6 से, यानी कि कक्षा 6 से ही आपके वोकेशनल कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि व्यावसायिक जो कोर्स है वो कक्षा 6 से ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी नेशनल टेस्टिंग फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी है नेशनल प्रैक्टिकल फाउंडेशन। तो ये जो शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनईपी में जिसके बारे में बात की गई है एनईपी 2020 में, तो उस संगठन का नाम है
यहाँ तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसकी अनुशंसा की गई है NEP 2020 में। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम है उसकी स्थापना की जा रही है, उसको बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ई पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑनलाइन एडमिशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ई पाठ्यक्रम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ई पाठ्यक्रम है उसको बढ़ावा देने के लिए NETF की स्थापना की जा रही है, जिसकी अनुशंसा जो है आपकी NEP 2020 में की गई है। ठीक है, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जा रही है। अब स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में यानी कि 1992 में संशोधन किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय शिक्षा नीति, और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से सन में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। तो सबसे पहले आपकी जो शिक्षा नीति आई थी वो थी 1968 में, जो थी प्रथम शिक्षा नीति। ठीक है, उसके बाद आई थी 1986 में, जो थी द्वितीय शिक्षा नीति, और अब जाके 86 के 34 साल बाद अब जाके 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1992 में संशोधन की बात कही गई है वो है आपका द्वितीय शिक्षा नीति, यानी कि 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी वो आपकी नई शिक्षा नीति थी, द्वितीय शिक्षा नीति थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? ठीक है, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है 2 स्तर, ऑप्शन नंबर बी है 3 स्तर, ऑप्शन नंबर सी है 4 स्तर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5 स्तर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 3 स्तर, यानी कि स्कूली शिक्षा को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वसुधा कामत, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर सी है KJ अल्फोंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रामशंकर कुरील। ठीक है, तो यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है उसके अध्यक्ष कौन है, यानी किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ही आपकी नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो इसके जवाब से आप वाकिफ़ ही होंगे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, ये परखने के लिए कि आप कितने सवालों के सही जवाब खुद से दे पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपका सबसे पहला जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में, दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में, और जो तीसरी शिक्षा नीति अब जा कर के आई है 2020 में। तो कुल मिलाकर के 3 शिक्षा नीति अभी तक आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा यहाँ पर आ जाता है 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो 1986 में जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसमें कब बदलाव किया गया था?
आपके ऑप्शन है 1990 यानी कि 1990, ऑप्शन नंबर बी है 1992, ऑप्शन नंबर सी है 1995 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2011। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, तो उसका जो बदलाव हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992। तो 1992 में इस द्वितीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ उसमें अप्रोप्रिएट जो सुधार किए गए थे, ठीक है, ताकि उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है। यानी कि ये जो NEP में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुशंसा की गई है, तो यहाँ पर ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मानव विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है विद्यालय मंत्रालय और आपका ऑप्शन नंबर डी है संसाधन मंत्रालय। तो यहाँ पर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यानी कि MHRD, ठीक है, MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है, उसका नाम बदलकर यहाँ पर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। तो नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति यानी कि NEP आपकी जो है, NEP 2020 में कुछ चीज़ें को समाप्त कर दिया गया है, उसके वैल्यू को कम आंकते हुए उसको समाप्त करने की भी घोषणा की गई है। तो नई शिक्षा नीति में इनमें से किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए BEd, ऑप्शन नंबर बी MPhil, ऑप्शन नंबर सी PhD या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, क्या वो BEd है, क्या वो MPhil है, क्या वो PhD है या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MPhil। जी हाँ, NEP 2020 में MPhil को ख़त्म करने की अनुशंसा की गई है, ठीक है। यानी कि NEP 2020 की माने तो MPhil की जो अनिवार्यता है, MPhil की जो वैल्यू है उसको कम आंकते हुए MPhil को यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो आगे बढ़ जाते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है। आपके ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती सूची या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है शिक्षा को, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची। अब एक चीज़ मैं ये बता दूं कि समवर्ती, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे समवर्ती सूची है क्या। एक तो है संघ सूची जिसकी देखरेख संघ के द्वारा की जाती है, एक होती है राज्य सूची जिसका जिम्मेदारी और जिसकी देखरेख जो है राज्य के द्वारा की जाती है। यानी कुछ चीज़ें उन सूची में ऐसे प्रदर्शित रहते हैं। और एक होता है समवर्ती सूची जिन्हें राज्य और संघ, ठीक है, संघ और राज्य दोनों मिलजुल करके उस सूची में जितनी भी चीज़ें निर्दिष्ट रहती हैं उनके संघ और राज्य दोनों मिलजुल कर उसको करते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा है, तो भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इसमें संघ और राज्य दोनों का इंटरफेयर रहता है, दोनों इसको मिलजुल करके शिक्षा को कंडक्ट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE की आयु क्या होगी। तो जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो अर्ली चाइल्डहुड का जो उम्र सीमा है उसको कितना से कितना तक तय किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को किस उम्र सीमा तक तय किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 to 6 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 2 to 6 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 4 to 7 ईयर्स और ऑप्शन नंबर डी है 3 to 8 ईयर्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है
3 से 8 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की आयु वर्ग में रखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 to 8 ईयर्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या ग्रेड 10 और 12 के लिए यानी कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा जो है NEP 2020 में जारी रखी जाएगी? यानी कि NEP 2020 के अनुसार आपकी कक्षा 10 और कक्षा 12 जो है, कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको पहले की तरह यथावत रखा गया है, पहले की तरह जारी रखा गया है, या फिर उसको समाप्त कर दिया गया है? तो क्या उसको जारी रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी निर्दिष्ट नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी विचार किया जाएगा इस बारे में। यानी कि क्या समाप्त कर दिया गया है, क्या समाप्त नहीं किया गया है, निर्दिष्ट नहीं है यानी कि उसमें कोई उल्लेख नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इस पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा हाँ, यानी कि कक्षा 10वीं, ठीक है, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं को जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको पहले की तरह यथावत जारी रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को शासित किया जाएगा। यानी कि सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट जो है, और निजी उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को शासित किया जाएगा। किस तरह से शासित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है एक ही मानदंडों द्वारा, यानी कि एक ही नियम कानूनों से, एक ही तरीके से। ऑप्शन नंबर बी है अलग अलग मानदंडों से, ऑप्शन नंबर सी है निर्धारित नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। निर्धारित नहीं है मतलब कि NEP 2020 में इसका निर्धारण नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एक ही मानदंडों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कहने का ये मतलब है कि जो सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान हैं, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको एक ही मानदंडों द्वारा शासित किया जाएगा, उनके नियम कानून एक ही होंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन एक शैक्षिक समिति नहीं है? यानी कि शैक्षिक एजुकेशनल जो है समिति जो है नहीं है, एजुकेशनल कमेटी नहीं है, इनमें से कौन? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए DS कोठारी कमेटी, ऑप्शन नंबर बी है TSR सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी, ऑप्शन नंबर डी है अशोक मेहता कमेटी। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक वो है जो शैक्षिक समिति नहीं है, एजुकेशनल कमेटी नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर जो है कोठारी कमेटी, ठीक है। तो कोठारी कमेटी एक शैक्षिक कमेटी रही है पहले से ही, आपको पता होगा कोठारी कमीशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने D.Ed B.Ed M.Ed की पढ़ाई के दौरान। तो ये तो एक शैक्षिक समिति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है TSR सुब्रमण्यम कमेटी। तो आपको याद होगा पहले के क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि 2016 में, ठीक है, 2016 में एक कमेटी गठित की गई थी, डॉक्टर सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। उसके रिपोर्ट के आधार पर ही नई शिक्षा नीति यानी कि NEP के लिए कमेटी गठित की गई थी। यानी कि जो सुब्रमण्यम है उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार से NEP के लिए कमेटी गठित की गई थी। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी है आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो NEP के ही अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, यानी जो सुब्रमण्यम जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसके आधार पर कस्तूरी रंगन जी को अध्यक्ष बना करके उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई NEP के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोठारी कमेटी भी एक शैक्षिक कमेटी है, उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी भी एक शैक्षिक कमेटी है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी भी एक शैक्षिक कमेटी है। तो बच जाता है ऑप्शन डी, ये जो है शैक्षिक कमेटी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता कमेटी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय शिक्षा फ्रेमवर्क 2021 का प्रस्तावित नाम क्या है? तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा फ्रेमवर्क यानी कि टीचर एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर टीचर एजुकेशन की बात की गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा फ्रेमवर्क 2021 का प्रस्तावित नाम क्या है? किस नाम से उसको जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE 2021,
ऑप्शन नंबर बी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021। ऑप्शन नंबर सी है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST 2021। या फिर ऑप्शन डी है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSB 2021। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम देने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCFTE 2021 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है NAP 2020 के अनुसार सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा उपकरण क्या है। तो NAP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सामाजिक न्याय और समानता, इसको याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा उपकरण किसको बताया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी समान शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है व्यावसायिक शिक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। तो मित्रों यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। यानी कि NAP 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए शिक्षा को ही सबसे बड़ा उपकरण बताया गया है। ठीक है, शिक्षा को ही सबसे बड़ा उपकरण बताया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। आगे बढ़ जाते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 RPWD। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। RPWD अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप क्या है। RPWD अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है द राइट ऑफ प्रोफेशनल्स विथ डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016। ऑप्शन नंबर बी है द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिस्टॉर्शन RPWD एक्ट 2016। ऑप्शन नंबर सी है द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिफॉर्मिटीज RPWD एक्ट 2016। ऑप्शन नंबर डी है द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016। तो आपको बताना है कि RPWD का फुल फॉर्म क्या है, RPWD अधिनियम 2016 का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016। ठीक है, 2016। तो PWD का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो उसके आगे R लगा दिया गया है और इसका मतलब हो गया है राइट्स। ठीक है, यानी कि द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके EMRS के लिए। ठीक है, यानी कि EMRS जो कि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है टीचिंग एग्ज़ाम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे अभी तक, हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसके आगे भी और भी सीरीज़ आने वाली है, तो इसके आगे भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर NAP से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है NAP, और आने वाले आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में NAP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पर NAP से रिलेटेड आपको MCQs देखने को मिल जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे MCQs आने वाले हैं अलग अलग टॉपिक पे। आपका पेडागोजी जो बहुत डिमांडिंग है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पेडागोजी का जो है MCQs चाहते हैं, तो आने वाले टाइम पे पेडागोजी का भी MCQs आने वाले हैं। और हो सकता है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके कुछ MCQs आ भी गए हों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आपको हर तरह के MCQs इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।